हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट इंडिया। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर अब बात करें अपन, तो एक्चुअल में हिस्ट्री सबसे पहले तो अपने को ये समझ में होनी चाहिए हिस्ट्री है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले तो हिस्ट्री को समझें। अगर आप एसएससी या एचएससी या यूपीएससी या एचपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, तो हम लोग हिस्ट्री को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये चीज़ है भी हमें बेसिक जो है वो बिल्टअप करना पड़ेगा अपना। और बेसिक की बात करें, खास करके हिस्ट्री की बात करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 6 टू लेकर के 10 तक की आप पढ़ लीजिए और 12th की। ठीक है, इनफ रहेगा ये। और साथ में नोट्स वगैरह अपना बनाते रहिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, या अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाइए अपने। और साथ में क्या है कि अपने जो नोट्स बना रहे हैं और साथ में बुक पढ़ के अपना जो है ऐड ऑन करिए नोट्स के अंदर। तो चलिए बिना टाइम गवाए आप स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करें एटिमोलॉजी ऑफ हिस्ट्री क्या होगी। एटिमोलॉजी ऑफ हिस्ट्री की बात करें यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है हिस्ट्री की, तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, यहाँ से हमारा वर्ड आया है हिस्ट्री। तो यानी कि ये हिस्टोरिया वर्ड का अगर आप मीनिंग देखें तो ये क्या है, कोई भी नॉलेज जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ आई हो हमारे पास। ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, तो ग्रीक हिस्टोरियंस हुए हैं हमारे पास। ग्रीक हिस्टोरियन जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस इनको फादर कहा जाता है हिस्ट्री का। और इनके टाइम पीरियड की बात करें तो 484 से लेकर के 425 बीसी, ये इनका कहा जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम क्या है, द हिस्टोरीज। द हिस्टोरीज, जो हिस्टोरीज बुक है ये इसका इंग्लिश नेम है। और इस ग्रीक में अगर नाम देखोगे, क्योंकि ग्रीक हिस्टोरियन थे, तो जो इनका ग्रीक में नाम बनता है वो हिस्टोरिका बनता है। हिस्टोरिका, हिस्टोरिका ग्रीक के अंदर ये नाम है इस बुक का। ठीक है। और जो हिस्टोरिस बुक है इसके अंदर मेनली इन्होंने दो चीजें शो करी थी हमारे पास। उस टाइम क्या हो रहा था, एक तो राइज हो रहा था, किसका हो रहा था, पर्शियन एम्पायर का। पर्शियन एम्पायर का। और साथ में इन्होंने जो जिक्र किया है वो किया है ग्रीको पर्शियन वार की। ग्रीको पर्शियन वार ये कब हुई थी, अगर कोई पूछ ले तो 5th सेंचुरी में हुई थी। 5th सेंचुरी के अंदर, 5th सेंचुरी से आप समझ सकते हो 500 बीसी, इसके अंदर ये हुई थी। अब नेक्स्ट बात करें आप, नेक्स्ट बात करें तो अब बात करते हैं आप टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या है इसका, तो सबसे पहले क्या था, जब हिस्ट्री पूरे वर्ल्ड में चल रही थी तो एक टाइम पीरियड डिसाइड करने की बात स्टार्ट हुई। तो टाइम पीरियड की बात करें तो उस समय टाइम पीरियड जो है डिटरमाइन किया था, डिटरमाइन डिटरमाइंड बाय डायनोसिस। डिटरमाइन किसने किया था, टाइम टाइम पीरियड जो है हमारी एक टाइम पीरियड लाइन बनाई गई थी, जो बनाया गया था डायनोसिस एक्सिगस के द्वारा। और इसको जो है कमीशन किया था, वॉज कमीशन, ये जो टाइम पीरियड है वो कमीशन किया गया था बाय पोप। वाई पोप, बिकॉज उस समय यूरोपियन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी थे। तो पोप थे, कौन थे, ग्रिगोर, ग्रिगोरी
13। इन्होंने इसको क्या किया था, कमीशन किया था। ये पोप होते थे, पोप मीन्स धर्मगुरु थे। ये जैसे अपने पंडित होता है या गुरुद्वारे में जो पाठ करते हैं वो होते हैं, ऐसे ही पोप धर्मगुरु थे एक ये, ग्रिगोरी 13, 1582 एडी के अंदर। तो इन्होंने क्या किया था, इन्हीं के नाम पे, अच्छा इनके नाम पे एक बात और, इन्हीं के नाम पे आज हम लोग जो कैलेंडर है हमारा, इन्हीं के नाम पे है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसको हम सोलर कैलेंडर भी बोल देते हैं। सोलर कैलेंडर जो आज हम देखते हैं। अच्छा, जो अपने इंडिया में जो त्योहार मनाए जाते हैं, उसके लिए हमारा शका कैलेंडर हम यूज करते हैं। शका कैलेंडर, जो देखा होगा आपने भी, जो हमारे त्योहार है वो मनाए जाते हैं, वो मेनली शका कैलेंडर को फॉलो किया जाता है। तो ये डायनोसिस जो एक्सिगस था, इसने क्या किया था, जो टाइम पीरियड बनाया हमारे पास, तो ये यूरोप के थे। और यूरोप में अपने को पता ही है कि जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो किसको माना जाता है, जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। जीसस क्राइस्ट को माना जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जीसस क्राइस्ट के टाइम पीरियड को क्या माना, जीरो मान लिया, लैंडमार्क ईयर मान लिया इन्होंने, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को। और इसी टाइमलाइन पे अगर हम बात करें, जैसे मैथ में एक लाइन होती है हमारे पास, इसी तरीके से हम देखें तो इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया था। जो हमारा हिस्ट्री का टाइम पीरियड है वो दो तरीके से डिवाइड किया। कैसे डिवाइड किया उसको पहले समझने से पहले एक बार इसको समझते हैं। बस जीसस क्रिस्ट जो है, इसका जन्म, इसने बर्थ ईयर को क्या मान लिया, बेस वैल्यू मान ली, ठीक है। एक तो जो था बिफोर, एक जो वैल्यू मानी इसने क्या मानी, बिफोर इनके जन्म, जीसस क्राइस्ट के जन्म पे, और एक है आफ्टर, आफ्टर जीसस क्राइस्ट। तो जैसे यहाँ अगर टाइम लाइन की, एक लाइन की वैल्यू बात करें तो हमारे जैसे नाम आता था 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और यहाँ बात करें तो माइनस में आता था हमारे पास। तो इसी तरीके से एक टाइम लाइन मान के हमने सारी जो इन्होंने जो हिस्ट्री है वो टाइम पीरियड डिटरमाइन किया था। तो जीसस क्राइस्ट के जो जन्म से पहले है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, इवेंट्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो बिफोर बर्थ था उस टाइम पीरियड को इन्होंने क्या बोला, बीसी, या इसको बोलते हैं बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर क्राइस्ट इरा, ठीक है। और जो आफ्टर बर्थ जो मानते हैं उसको हम मानते हैं, आफ्टर जो बर्थ टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है एडी। एडी, या फिर हम इसको मान लेते हैं सीई बोला भी जाता है। एडी मीन्स क्या होता है, एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, या फिर इसको बोलते हैं कॉमन ईरा। सी से कॉमन, ई से ईरा, कॉमन ईरा बोल दिया जाता है। जैसे इसी में थोड़ी सी अगर हम और बात करें तो, एक हमारे पास जैसे इंडिया में मोस्टली जो हम टाइमलाइन में जिक्र करने की कोशिश करते हैं, जैसे वैदिक एज की ही मान लेते हैं, हम वैदिक एज को ले लेते हैं, ठीक है, वैदिक एज। अच्छा, एक बात और, इससे पहले जो टाइम पीरियड है वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। लेफ्ट टू राइट, टाइम पीरियड को राइट किया जाता है, यानी कि ऑलवेज लेफ्ट टू राइट का मतलब है ऑलवेज स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज जो है टाइम पीरियड को लिखा जाता है। हमने क्या बोला, जो टाइम पीरियड है वो क्या लिखा जाता है, स्मॉल टू लार्ज लिखा जाता है, स्मॉल टू लार्ज लिखा जाता है। जैसे अपन एक बात करें, जैसे वैदिक एज है, वैदिक एज है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं वैदिक एज का। तो वैदिक एज का अगर तुम देखोगे तो लिखा जाता है 1400 से 600 बीसी। अब ये देखो बीसी, तो बीसी क्या है, बिफोर क्राइस्ट। अब बिफोर क्राइस्ट से आप देखोगे तो बिफोर क्राइस्ट में जैसे हमने देखा इस साइड जाए, बिफोर क्राइस्ट ये क्या है, बिफोर है, और ये क्या है इधर, आफ्टर है। तो जो बिफोर है वो माइनस में है, और आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही बात लिखी हुई है, स्मॉल टू लार्ज। उधर जाएंगे माइनस में टर्म होती थी, है ना, तो माइनस में जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो छोटी होती जाएगी, तो वही चीज़ है सेम टू सेम। जैसे एक एग्जांपल और लूँ मैं, एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, तो एक एग्जांपल में आप देखें, अकबर को देख लेते हैं, अकबर को देख लेते हैं। तो अकबर का जो ईरा माना जाता है वो क्या माना जाता है, 1452 से, सॉरी 1542 से
1605 एडी माना जाता है। ये देखो, अब इसमें देखो ये स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहा है, तो ऑलवेज टाइमलाइन जो भी है वो ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाती है, स्मॉल टू लार्ज की तरफ जाती है। अब स्टार्ट करते हैं, आप आगे, इससे आगे क्या होगा देखो। सबसे पहले हम हिस्ट्री को समझे तो पहले हमें समझना होगा कि डिवीजन ऑफ हिस्ट्री, यानी कि हमारी हिस्ट्री जो है वो किस तरीके से डिवाइड है। तो हिस्ट्री जो है, जो डिवाइड करते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अनुसार, किसके अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दो तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री, और एक देखते हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में भी बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में हमारे पास तीन टाइम लाइन्स आती हैं। कौन सी, एक आती है एंशियंट हिस्ट्री, एक आती है मेडिवल, और एक आती है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री। तो हम इसी तरीके से आगे टाइमलाइन को पढ़ते रहेंगे। जैसे अपन शुरुआत करें, सबसे पहले देखें, तो जैसे मैं लेता हूं, सबसे पहले हम शुरुआत करें तो एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री जो है वो तीन तरीके से डिवाइड है। पहला है प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और सेकंड है हमारे पास प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड है हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। तो इसी को आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो, अच्छा, पहले जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो राइटिंग की गई है उसका बेस क्या था, यानी कि हिस्ट्री जो हम देखेंगे वो किस बेस पे देखेंगे या किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो हिस्ट्री जो राइटिंग है वो उसके दो बेस माने जाते हैं, यानी कि हिस्ट्री हम पहचानते कैसे हैं। एक तो वो है जिनके अंदर हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं। एक वो है जिसके अंदर हमें लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है यहाँ, जैसे कोई टूल मिल गया हमें, ठीक है, टूल हो गया, या कोई वेपन मिल गया, ठीक है, या कोई हम मान के चले कोइन मिल गया, यानी कि कोई भी चीज़ जो आर्कियोलॉजिकल में हमें मिलती है, जैसे कोई मोन्यूमेंट मिल गया, कोई मोन्यूमेंट मिल गया, या हमारे पास कोई इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, ठीक है। और लिटरेली एविडेंस को तुम इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे लिटरेचर वगैरह जो भी है हमारे पास, यानी कि जैसे कोई बुक मिल गई हमें, या कोई लेटर मिल गया, या कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, या ट्रैवल लॉग मिल गया हमें। इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे क्या क्या किस किस तरीके से हमारे पास होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हमारे पास किस तरीके से होता है। जैसे अपन मान सबसे पहले लेते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड। जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है हमारे पास, इसके अंदर हमें ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलते हैं। इसके अंदर कोई भी हमें लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता, लिटरेरी एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसा हमारे पास क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं जिसके अंदर कोई लिटरली एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारे पास, अगर आपसे पूछूं मैं, तो इसके अंदर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं स्टोन एज, स्टोन एज, ठीक है। सेकंड,
डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको आप, लेकिन एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक बातें देख लेते हैं। उसके बाद हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक की। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो इसके अंदर हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं, आर्कियोलॉजिकल भी मिलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी हमें लिटरेरी भी मिलते हैं, लिटरेरी एविडेंस भी मिलते हैं। बट यहाँ पर जो लिटरेरी एविडेंस मिले हैं वो रीडेबल नहीं है, नॉट रीडेबल। क्या है? रीडेबल नहीं है। क्यों रीडेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमें एविडेंस तो मिलते हैं बट उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं। क्यों नहीं पढ़ पाए हैं? क्योंकि उनकी लिपि आज तक, मतलब हम उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, इसको डिटेल से आप आगे पढ़ेंगे, मैं उस टाइम बताऊंगा आपको। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन है। ऐसे ही हम थर्ड की बात करें तो थर्ड हमारे पास है हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो हिस्टोरिक पीरियड में हमारे पास क्या है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हैं और साथ में क्या है, लिटरेरी एविडेंस भी हैं। और दोनों लिटरेरी एविडेंस जो है यहाँ पर वो क्या है, वेल रीडेबल है। लिटरेरी एविडेंस जो है वो क्या है, वेल रीडेबल है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसको हम मान सकते हैं महाजनपदा से, महाजनपदा से, महाजनपदा तो इसको कहाँ तक ले सकते हैं, डेथ ऑफ हर्षवर्धन तक, हर्षवर्धन तक। यहाँ तक जो है हिस्टोरिक पीरियड हमारे पास चलता है। अच्छा, अब आप कहोगे सर इसमें वैदिक जो है, वैदिक जो काल है वो किसके अंदर लेंगे हम लोग? तो देखिए, वैदिक जो काल है उसको किसी के अंदर काउंट नहीं किया जाता। कारण क्या है काउंट नहीं करने का? क्योंकि वैदिक जो ईरा है, जो हमारे पास लगभग 1000 से लेकर के 600 बीसी तक चलता है। जो वैदिक सिस्टम था इसके अंदर क्या था, इसके अंदर श्रुति सिस्टम था, श्रुति सिस्टम था। श्रुति सिस्टम मतलब जो वैदिक काल में हम देखेंगे मंत्र वगैरह जो है वो चांटिंग से या सॉन्ग वगैरह बना करके याद किए जाते थे हमारे पास, ठीक है। तो इसकी, इसमें लैंग्वेज तो है, इसमें लैंग्वेज तो है बट इसमें क्या है, स्क्रिप्ट नहीं है हमारे पास, यानी कि लिपि नहीं है। इसलिए हम इसको हिस्टोरिक पीरियड में काउंट नहीं करते। देखो इसके अंदर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है और लिटरेरी एविडेंस भी है, बट जो लिटरेरी एविडेंस है उसकी हमारे पास कोई लिपि नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ श्रुति सिस्टम से याद किया जाए, यानी कि याद करके, जैसे मंत्र वगैरह थे वैदिक काल में, जो मंत्र वगैरह होते थे वो सिर्फ बोल बोल के याद किए जाते, सॉन्ग के माध्यम से याद किए जाते थे, ठीक है। कोई लिपि नहीं थी, ये बाद में लिखे गए हैं, लेकिन पहले क्या होता था, सिर्फ श्रुति सिस्टम से होता था हमारे पास, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ इन डिटेल। सबसे पहले, सबसे पहले बात करें तो मैं लेता हूँ प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है, तो बात करें प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में जैसे कि आपने पढ़ा पहले भी, इसके अंदर क्या है, ओनली आर्कियोलॉजिकल हमें एविडेंसेस मिलते हैं, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, ओनली। इसके अंदर कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या है, स्टोन एज। क्या है? स्टोन एज। जो स्टोन एज है, तो इसके अंदर मैक्सिमम जो है स्टोन एज के अंदर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं हमें, मैक्सिमम जो एविडेंस है वो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम जो टूल्स हैं वो किसके हैं, स्टोन्स के बने होते थे। किसके बने होते थे? स्टोन्स के बने होते थे हमारे पास, ठीक है। अब जैसे और बात करें इसमें, अगर हम बात करें भी इसके अंदर सबसे पहले
1842 के अंदर एक हिस्टोरियन थे हमारे पास, डॉक्टर प्राइम रोज। डॉक्टर प्राइम रोज थे, ये पहले पर्सन थे जिन्होंने प्री हिस्टोरिक साइट को डिस्कवर किया था। प्री हिस्टोरिक साइट, प्री हिस्टोरिक साइट को इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। कहाँ से डिस्कवर किया था, कहाँ से डिस्कवर किया था? कर्नाटका स्टेट से। कहाँ से किया था? कर्नाटका स्टेट से। ठीक है, और कर्नाटका स्टेट में भी बात करूं तो कहाँ, रायचूर डिस्ट्रिक्ट से। रायचूर डिस्ट्रिक्ट, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में। और रायचूर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस अगर कोई पूछ ले, एग्जैक्ट प्लेस पूछे तुमसे, तो तुम क्या कहोगे? लिंगसुर। लिंगसुर प्लेस थी। क्या थी? लिंगसुर प्लेस थी। इनके बाद हमारे पास नेक्स्ट आए थे 1863 में रॉबर्ट ब्रसफुट। रोबस्ट ब्रसफुट, इन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो कहाँ से की थी? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। तमिलनाडु साइट थी। कौन सी तमिलनाडु में? पल्लवरम। कौन सी थी? पल्लवरम साइट थी। ये कहाँ है? ये है चेन्नई के नजदीक। चेन्नई के नजदीक है ये। यहाँ से इनको मिला क्या था? इनको मिला था हैंड एक्स। एक कुल्हाड़ी टाइप से हम कह सकते हैं। इनको जो पहला एविडेंस मिला था वो क्या मिला था? हैंड एक्स मिला था। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट हमारे पास आए। पहला आया प्राइम रोज, दूसरा आया रॉबर्ट ब्रस्टन। जो डॉक्टर प्राइम रोज थे उन्होंने कर्नाटका में पहली बार एविडेंस शो किए थे, हमारे पास डिस्कवरी की थी इन्होंने। और रॉबर्ट ब्रसफुट ने तमिलनाडु में पलवरम से। ठीक है, अब हम बात करें स्टोन एज की, तो स्टोन एज जो है वो हमारे पास मेनली चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बात करें किसकी? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक स्टोन एज या पैलियोलिथिक पीरियड बोल देते हैं। पैलियोलिथिक में अगर आप समझे इसको, तो पैलियो का मतलब होता है, पैलियो का मतलब होता है यहाँ पर ओल्ड। इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। और लिथिक का मतलब, लिथिक जो वर्ड आया वो आया लिथोस से। लिथोस से। और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब क्या होता है? स्टोन। लैटिन वर्ड है एक ये। और इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 5 लाख साल से लेकर के 10,000 BC तक का टाइम पीरियड है इसका। दूसरी बात करें हम लोग, दूसरी बात करें इसकी, पैलियोलिथिक के बाद दूसरा है हमारे पास मीजोलिथिक। मीजोलिथिक, ठीक है। मीजोलिथिक पीरियड जो है इसको मिडल स्टोन एज भी बोल देते हैं। मिडल स्टोन एज, इसको मिडिल स्टोन एज भी बोल देते हैं। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड है 9,000 से लेकर के 4,000 BC तक, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है। थर्ड बात करें तो थर्ड हमारे पास है नियोलिथिक साइट। नियोलिथिक, नियोलिथिक जो पीरियड है इसको हम लोग न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज भी बोल देते हैं। न्यू स्टोन एज। ठीक है, और ये इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये 7,000 से लेकर के 1,000 BC तक हमारे पास चलता है। और उसके बाद है चालकोलिथिक। चालकोलिथिक, ये जो है ये आज के मोस्ट यूनिक मान लेते हैं आप, या ऐसा टाइम पीरियड है ये जिसके अंदर कॉपर और जो स्टोन है उसके हमारे पास चीजें मिलती हैं, यानी कॉपर स्टोन एज भी इसको बोल देते हैं। और इसकी टाइम पीरियड की बात करें तो कुछ बुक्स के अंदर इसका 2100 भी लिखा हुआ है और कुछ बुक्स के अंदर इसका 2000 भी लिखा हुआ है। ठीक है, और 2000 ये लेकर के 700 BC तक टाइम पीरियड इसका चलता है। क्लियर है?
तो ये हमारे पास टाइम पीरियड है। पैलियोलिथिक था सबसे पहले, फिर है मीजियोलिथिक, फिर है नियोलिथिक, फिर है चालकोलिथिक। जो पैलियोलिथिक है उसको ओल्ड स्टोन एज भी बोल देते हैं, जो 5 लाख से लेकर के 10,000 तक चलता है। मीजोलिथिक जो है इसको मिडिल स्टोन एज भी बोल देते हैं, और मीजोलिथिक को मेनली ट्रांजिशन पीरियड भी बोल देते हैं बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच में ट्रांजिशन पीरियड भी बोला जाता है इसको। और जो नियोलिथिक, अब इसका टाइम पीरियड तुम देखोगे तो ट्रांजिशन पीरियड क्यों बोला, देखो इसका 9,000 है और इसका 7,000 है ना। तो ये चालकोलिथिक जो है वो कॉपर स्टोन एज भी बोल देते हैं। क्लियर है। अब हम बात करें सब आगे। आगे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की। पैलियोलिथिक पीरियड जो कहाँ से कहाँ चलता है हमारा, 5 लाख से लेकर के 10,000 BC तक। ठीक है। और जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो जो है हमारे पास पार्ट है, किसका पार्ट है, ये हमारे पास पेलिस्टोसीन, पेलिस्टोसीन या आइस एज इसको बोल देते हैं, आइस एज का पार्ट है ये। जो अगर इसका टाइम, आइस एज की टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 1 लाख से लेकर के हमारे पास 8,000 BC तक चलता है। ठीक है। अब पीरियड, ये जो पीरियड था पैलियोलिथिक जिसको ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। इसके अंदर, इस पीरियड के अंदर मेनली क्या होता था, हंटिंग होती थी। यानी कि जो जीवन चलता था वो कैसे चलता था, बाय हंटिंग चलता था। हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, फूड गैदरिंग से चलता था। ठीक है, फूड गैदरिंग से होता था। कौन करते थे, मैन होते थे और एनिमल। अच्छा एक बात, जो इस पीरियड में, ओल्ड स्टोन एज में, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमने आइस एज लिखा हुआ है, तो यानी कि जो मैन और एनिमल्स हैं वो कैसे होते थे इस टाइम में, फरी होते थे। फरी यानी फर होती थी इनकी बॉडी पे, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते थे। ठीक है। और जो इसके अंदर टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो टूल्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं, स्टोन्स और बोन के देखने को मिलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो टूल्स वगैरह थे वो काफी बड़े बड़े साइज में थे। ठीक है। अच्छा इसके अंदर सबसे एक आगे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो था वो क्या है, इसके अंदर डिस्कवरी हुई थी, किसकी, डिस्कवरी ऑफ फायर। इसके अंदर क्या था, अच्छा देखो, इसके अंदर क्या है, डिस्कवरी हो गई थी फायर की, एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी ये, कोई पर्पज से नहीं की, बट एक्सीडेंटली हो गया था। एक्सीडेंट हो गया, कैसे एक्सीडेंटली कैसे डिस्कवरी हुई थी, क्योंकि ये जो वेपन्स वगैरह थे, स्टोन के थे, जो बोन के थे, इनको शार्प करने के लिए ये उस स्टोन के ऊपर रब करते थे, और उस टाइम ये एक्सीडेंटली फायर डिस्कवर हुई थी। बट एक इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर डिस्कवरी तो हो गई थी फायर की, ठीक है, बट उस टाइम तक ये उस फायर को यूज करते थे ओनली फॉर प्रोटेक्शन। यानी कि उस टाइम तक ये खाना पका के नहीं खाते थे उसके ऊपर, ये सिर्फ किसके लिए यूज करते थे, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते थे, किससे, फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स से बचने के लिए उसका यूज करते थे ये लोग। ठीक है। अगर इस पीरियड की हम बात करें आगे, फीचर्स क्या हैं इस पीरियड के, फीचर्स, फीचर्स ऑफ दिस पीरियड। तो फीचर में सबसे पहले बात करें तो हंटिंग और फूड गैदरिंग, हंटिंग और फूड गैदरिंग। अच्छा, हंटिंग किसकी होती थी, अब उस टाइम तक क्या था, माइक्रो टूल्स नहीं थे हमारे पास, बड़े टूल्स होते थे, तो बिग एनिमल्स की जो है ये क्या करते थे, हंटिंग करते थे। ठीक है। नंबर थर्ड पे बात करें, अच्छा सेटलमेंट कैसी थी इनकी, यानी कि ये रहते कैसे थे, सेटलमेंट की बात करें, सेटलमेंट की बात करें तो ये रहते थे केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर रहते थे। यानी कि इनका जो जीवन था वो कैसा था, नोमैडिक जीवन था, घुमंतु जीवन था, नोमैडिक लाइफस्टाइल था। ठीक है। यानी कि जहाँ फूड मिल गया या जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहीं पर ज़्यादा रहते थे, या हम इसको बोल सकते हैं ओपन एयर सेटलमेंट थी इसकी, ओपन एयर सेटलमेंट थी इनकी। यानी कि कोई एक जगह रुक के नहीं रहते थे, ये घुमंतु थे।
या फॉरेस्ट सिविलाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं। यानी कि इसके अंदर हम बात करें नेक्स्ट, तो यानी कि क्या होगा, नो सेटल्ड लाइफ, एक जगह सेटल नहीं गई है, नो सेटल्ड लाइफ। ठीक है, जहाँ फूड मिल गया वहीं रहना स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि मैंने बताया, क्या होता था, बिग एनिमल का होता था, बिग क्या होते थे, टूल्स होते थे इनके। ठीक है, ये है इसके बारे में। अब इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे अपन, बट वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लग रहा है कंटेंट, मैं तो आपको सारा कंटेंट पढ़ाऊंगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।